नमस्कार। मैं डॉक्टर मौसी मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जेडीवी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज हम फैट मैप्स और सेल लीनिएज के बारे में देखेंगे। यह टॉपिक बीएससी पार्ट 3 पेपर 3 का यूनिट 3 का है। इसमें हम फैट मैप की डेफिनेशन के बारे में देखेंगे कि फैट मैप किसे कहते हैं। जैसे कि हमने डेवलपमेंट की जो मैकेनिज्म है उसमें गैस्ट्रेशन के द्वारा ब्लास्टूला का जो रूपांतरण होता है वो किस में होता है, 3 लेयर्ड गैस्ट्रोला में हो जाता है। और गैस्ट्रोला के फॉर्मेशन के पूर्व ही कई एनिमल्स में एग और ब्लास्टूला के कई क्षेत्रों का निर्माण करने वाले संभावित आरेख युक्त होता है। इन संभावित क्षेत्रों के बिना यह पता न लगाना कठिन है कि ब्लास्टूला का कौन सा भाग आगे चलकर गैस्ट्रोला के किस लेयर का फॉर्मेशन करेगा। तो ब्लास्टूला और अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में संभावित क्षेत्रों को पहचान कर और उन्हें क्रमबद्ध करना ही फैट मैप कहलाता है। यहाँ हम फैट मैप स्टडी के बारे में देखेंगे कि फैट मैप स्टडी मेथड्स कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर फैट मैप स्टडी मेथड को 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ फैट मैप बाय नेचुरल मार्किंग वाला। सेकंड है कंस्ट्रक्शन ऑफ फैट मैप बाय आर्टिफिशियल मेथड। और ये सेकंड वाली जो है ये आर्टिफिशियल मेथड को इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, वाइटल स्टेनिंग मेथड और कार्बन पार्टिकल मार्किंग मेथड। और थर्ड वाली है ये रेडियोएक्टिव लेबलिंग मेथड। इसके बाद में थर्ड वाली है हिस्टोलॉजिकल एंड साइटोलॉजिकल मेथड। और फोर्थ लास्ट है जेनेटिक मेथड। कंस्ट्रक्शन ऑफ फैट मैप बाय नेचुरल मार्किंग में क्या होता है, ये एक तो एसिडियन, एनलिडा और एम्फिसिस के एनिमल्स में पाया जाता है। इनमें क्या होता है कि एक्स में नेचुरल रूप से भिन्नित डिफरेंट रीजन्स पाए जाते हैं और इनमें पिगमेंट डिफ्रेंसिएशन के कारण एग साइटोप्लाज्म को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। ये 4 रीजन्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है लाइट कलर का अपर हेमीस्फीयर, और सेकंड है येलो क्रिसेंट का पोस्टीरियर वेंट्रल भाग, और थर्ड है ग्रे क्रिसेंट युक्त एंटीरियर डोर्सल भाग, और लास्ट जो फोर्थ होता है वो कौन सा है, डार्क ब्राउन कलर का पीत की भाग। तो इन जो नेचुरल डिफ्रेंसिएशन के कारण इवोल्यूशन की स्टेज में इन क्षेत्रों में बनने वाली स्ट्रक्चर का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। जैसे कि हल्के जो रंग लाइट कलर का है वो अपर हेमिस्फीयर का एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करता है, और येलो क्रिसेंट युक्त जो भाग है वो मेसोडर्म का करता है, और ग्रे क्रिसेंट युक्त जो भाग होता है वो नर्वस सिस्टम का एक्टोडर्म और नोटोडर्म का काम करते हैं, और लास्ट जो होता है डार्क ब्राउन कलर का पीत की भाग होता है वो एंडोडर्म का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार इनसे सभी रीजन्स का पता चल जाता है। फैट मैप स्टडी मेथड की सेकंड मेथड है कंस्ट्रक्शन ऑफ फैट मैप बाय आर्टिफिशियल मेथड। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि सबसे पहले तो इसको किसने स्टडी की थी, तो बोगट ने 1925 में सबसे पहले आर्टिफिशियल मार्किंग द्वारा एम्फीबियन एनिमल्स का फैट मैप चित्र बनाया था। और इसमें क्या हुआ कि देखा है कि जनरली जो एग्स होते हैं उनमें नेचुरल पिगमेंट डिफ्रेंसिएशन कंप्लीटली स्पष्ट नहीं होता, इसलिए फैट मैप बनाने के लिए आर्टिफिशियल मार्किंग का उपयोग किया गया। तो इसमें आर्टिफिशियल मार्किंग के रूप में कौन कौन से लिए, वाइटल स्टेडिंग मेथड, सेकंड कार्बन पार्टिकल मेथड, और थर्ड जो है रेडियोएक्टिव लेबलिंग मेथड। इसमें हम वाइटल स्टेडिंग मेथड के बारे में देखेंगे कि जैविक अभिरंजन विधि क्या होती है, ये किसके अंतर्गत आती है। ये कृत्रिम चिन्हों द्वारा संभावी रेखा चित्र का निर्माण मतलब आर्टिफिशियल मार्किंग के अंदर आती है। तो इसके बारे में भी सबसे पहले 1925 में बोगट ने स्टडी की थी।
और इन्होंने क्या कहा था कि जो वाइटल डाइज होती है जैसे जेनस ग्रीन, नील ब्लू सल्फेट, बीसमार्क ब्राउन और न्यूरल रेड, इनका एक वाइटल डाई के रूप में यूज किया था। और इस मेथड में और क्या होता है, जैसे अगार के स्मॉल पीसेज में वाइटल डाइज को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और इसके अगर एक पीस को भी एम्ब्रियो में डिजायर्ड स्पेस पर रख दिया जाता है तो ये वाइटल ब्लास्टोमियर्स में विस्तृत हो जाता है। लेकिन एक कोशिका से, इसको हम देखते हैं इस डायग्राम में कि ये एक सेल से दूसरी सेल्स में विस्तृत नहीं होता और इस प्रकार अलग अलग जो स्पेस होते हैं उनमें अलग अलग कलर्स द्वारा डाइज कर देते हैं और गैस्ट्रोवेशन के दौरान होने वाली निर्माणकारी जो मूवमेंट्स होते हैं उनको स्पष्ट रूप से देख भी सकते हैं कि ये कौन सी स्पेस पे कौन सी जगह ये ब्लास्टोमियर में काम करता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल मार्किंग मेथड द्वारा दूसरा जो है वो है कार्बन पार्टिकल मार्किंग मेथड द्वारा। इस मेथड के द्वारा क्या होता है कि इसमें सबसे पहले तो इसका खोज किसने की थी, स्प्रेट ने की थी। वो भी कब की थी, 1946 में। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो डेवलप्ड हो रहे एम्ब्रियो में अगर ब्लास्टोमियर्स पर स्मॉल पार्टिकल्स जो है वो एडेसिव किए जाते हैं तो उनसे बनने वाले लेयर्स का पता लगाया जा सकता है कि इनमें कार्बन के अलावा अनएडेसिव पार्टिकल हैं, जैसे कि चौक का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो बालार्ड ने कार्बन के पार्टिकल को ब्लास्टोमियर में इंजेक्ट करके फेट मैप के बारे में बताया था। आर्टिफिशियल मार्किंग के में वाइटल डाइज और कार्बन पार्टिकल मार्किंग मेथड के अलावा रेडियो एक्टिव लेबलिंग मेथड द्वारा भी फेड मैप का स्टडी की जा सकती है। सबसे पहले तो रेडियो एक्टिव जो लेबलिंग होती है उसका अध्ययन किसने किया था, रोजेनक्विस्ट ने इसके बारे में बताया था और उन्होंने इसके बारे में चूजे की जो एपिब्लास्ट सेल्स होती है उनके बारे में रेडियो एक्टिव का स्टडी की थी। इन्होंने क्या कहा था कि इस मेथड में जितनी भी जो एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं उनको रेडियो एक्टिव मटेरियल द्वारा स्टैंड कर उनसे बनने वाले जो लेयर्स या ऑर्गन्स का पता लगाकर फेट मैप के बारे में बताया था। और उन्होंने क्या करा कि रेडियो एक्टिव जो थाइमिडीन के द्वारा स्टैंड कर इस ब्लास्टोमियर को दूसरे एम्ब्रियो की ब्लास्टोडर्म पर इम्प्लांट कर दिया और यह पाया कि मीजोडर्म और एंडोडर्म की कुछ सेल्स एपिब्लास्ट द्वारा उत्पन्न होती हैं। आर्टिफिशियल मार्किंग मेथड के अलावा जो थर्ड वाली है वो हिस्टोलॉजिकल एंड साइटोलॉजी मेथड है। इसके द्वारा फेट मैप के बारे में कैसे स्टडी करते हैं। तो फेट मैप के निर्माण में जो डिफरेंट प्रकार की नेचुरल मार्कर जैसे मेलानिन, ग्लाइकोजन, एल्कोनाइन फास्फेट, इन सभी को उपयोग में लिया जाता है। और ये मार्कर क्या होते हैं कि सेल्स की मेटाबॉलिक रिएक्शंस को इफ़ेक्टिव करते हैं और इनका उपयोग भी फेट मैप के फॉर्मेशन में इम्प्लांटेशन टेक्निक के द्वारा किया जाता है। अब इनमें क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्मिक मेथड में एक दूसरे के जो नज़दीकी स्पीसीज की सेल्स को लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। जैसे कि क्वेल की कोशिका में न्यूक्लियस से संबंधित हेटेरोक्रोमिन पाया जाता है और यह कोशिका चूजे के डेवलपमेंट के दौरान हेल्प करती है। यदि क्वेल की कोशिका को इम्प्लांटेशन कर दिया जाए और इस प्रकार से जीनोप्लास्टिक ग्राफ का फ्यूचर का पता भी इस मेथड द्वारा कर सकते हैं। फेट मैप स्थिर मेथड की लास्ट जो मेथड है वो है जेनेटिकल मेथड। तो जेनेटिक फेट मैप में
क्या होता है और इसके बारे में सबसे पहले स्टडी किसने की थी ये हम देखेंगे। सबसे पहले इस मेथड के बारे में होट्टा और बेंजर ने 1972 में ड्रोसोफिला के ऊपर इसकी स्टडी की थी। इसके बारे में उन्होंने कहा था कि जो डायग्राम हमें दिखाया जाए ड्रोसोफिला के बारे में, तो ड्रोसोफिला के अर्ली एम्ब्रियोनी का फेट मैप बनाने में किया था। ड्रोसोफिला के म्यूटेजेंस में एक पैटर्न के में एक रिंग के रूप में क्रोमोसोम्स को अस्थायी होता है और 35% होता है वो फीमेल एम्ब्रियो को नष्ट हो जाता है। और जब जाइगोट में फर्स्ट क्लीवेज होता है उसमें क्या होता है कि जो क्लीवेज के बाद में एक कोशिका में X0 अवस्था आती है और इस कारण जो अप्रभावी क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स वो अपना करैक्टर शो करते हैं। और इस प्रकार ग्नेड्रोमॉर्फ जो मक्खी है उसमें कुछ मेल X0 और कुछ जो फीमेल्स होती है वो XRX होती हैं। तो यहाँ पर डेवलप्ड के समय ब्लास्टोडर्म का आधा भाग XRX सेल्स के अवरोहण कोशिकाओं से और आधा भाग X0 कोशिका के डिसेंडेंट में निर्मित होता है। और एक जो मोजेक होता है उसमें दो फेट मैप्स का बीच की दूरी को भी स्टुअर्ट इकाई के रूप में हम मानते हैं। और एक स्टुअर्ट इकाई वो एडल्ट मोजेक में 1% प्रोबेबिलिटी से संबंधित होती हैं। तो इस प्रकार 2 या 3 स्ट्रक्चर को एक साथ केंद्रित करके जेनेटिकल डायग्राम बनाया जा सकता है। इस प्रकार हमारी जो फेट मैप स्टडी मेथड्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ हम डिफरेंट एनिमल्स में पाए जाने वाले फेट मैप के बारे में देखेंगे कि जैसे कि फेट मैप ऑफ एम्फियोक्सिस में किस प्रकार का होता है, और इसके बाद सेकंड जो है फेट मैप ऑफ एम्फीबियन ब्लास्टुला, और थर्ड है फेट मैप ऑफ एवियन ब्लास्टुला, और लास्ट फेट मैप ऑफ मेम्ब्रेन ब्लास्टुला। इन सब के बारे में हम देखेंगे कि इनमें अलग अलग एनिमल में फेट मैप किस प्रकार का होता है। इस डायग्राम के द्वारा हम फेट मैप ऑफ एम्फियोक्सिस के बारे में देखेंगे कि एम्फियोक्सिस फेट मैप में क्या होता है। इसमें देखा कि एम्फियोक्सिस में जो ब्लास्टोडर्म होते हैं, जैसे कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, वो ब्लास्टोसील को कवर्ड रखते हैं। और इनके जो एग्स होते हैं उनमें जो वेजिटेटिव जो पोल होते हैं उनकी जो सेल्स होती हैं वो ब्लास्टोसील को फर्स का फॉर्मेशन भी करती हैं। और वो क्या करती है, वो एम्ब्रियो के एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करती है। और एग के जो एनिमल पोल होते हैं उनकी सेल्स होती हैं वो ब्लास्टोसील की एक छत का भी फॉर्मेशन करती है। ये ब्लास्टोसील की जो छत का फॉर्मेशन करती है वो क्या करती है कि एम्ब्रियो के एक्टोडर्म और कॉर्डम मीजोडर्म का फॉर्मेशन भी करती है। इसी प्रकार इसमें क्या होता है, जैसे हम देख रहे हैं कि इस डायग्राम के तहत एपिब्लास्ट की जो मैक्सिमम सेल्स होती है वो एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करती है, और कुछ छोटी जो एपिब्लास्ट सेल्स होती हैं वो ब्लास्टुला को चार और एक रिंग का फॉर्मेशन करती है। और इस रिंग में जो डॉर्सल क्रेसेंट और वेंट्रल क्रेसेंट दो एरियाज पाए जाते हैं। जैसा कि डायग्राम में नीचे की साइड देख रहे हैं हम, डॉर्सल क्रेसेंट और वेंट्रल क्रेसेंट, ये दो रीजन्स पाए जाते हैं। तो डॉर्सल जो क्रेसेंट की जो सेल्स होती है वो नोटोकॉर्ड और न्यूरल प्लेट सेल्स का फॉर्मेशन करती है, और डॉर्सल क्रेसेंट की जो सेल्स होती है वो संभावित मीजोडर्म का फॉर्मेशन करती है। इस डायग्राम के द्वारा हम देखेंगे कि फेट मैप ऑफ एम्फियन ब्लास्टुला में क्या होता है। ये देखा कि जितने भी एम्फिबियन एनिमल्स होता है उनका जो एम्ब्रियो होता है वो लगभग जैसा हम डायग्राम में देख रहे हैं वो राउंडेड होता है। और इसको जनरली 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से मेन जो इसको बांटा गया है, फर्स्ट है एनिमल रीजन, सेकंड इंटरमीडिएट जोन, और थर्ड है वो वेजिटल रीजन। तो फर्स्ट जो एनिमल रीजन उसमें क्या होता है कि इसमें
ये एपीब्लास्ट को डिनोट करता है, जिसमें क्या है कि माइक्रोब्लास्टुला सेगमेंट पाए जाते हैं। और एम्फीबियन में एपीब्लास्ट कई लेयर्स की थिक होती हैं और इसमें एम्ब्रियो की एक्टोडर्म का फॉर्मेशन भी होता है और यह भी दो भागों में बटी होती है। फर्स्ट प्रोस्पेक्टिव एक्टोडर्मल रीजन और सेकंड प्रोस्पेक्टिव सेंट्रल नर्वस सिस्टम रीजन। तो फर्स्ट में जो प्रोस्पेक्टिव एक्टोडर्मल रीजन में क्या होता है, इस रीजन में एम्ब्रियो की एपिडर्मिस का फॉर्मेशन होता है। और सेकंड जो प्रोस्पेक्टिव सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें क्या होता है कि इस रीजन में एम्ब्रियो की ब्रेन, नोटोकॉर्ड, आइज, नोज और ईयर का फॉर्मेशन करता है। इसी प्रकार जो इंटरमीडिएट रीजन है, उसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट रीजन में इसमें जो ग्रे क्रिएसेंट के रूप में जो पाया जाता है, इसकी मैक्सिमम जो सेल्स होती हैं वो संभावित मीजोडर्म्स सेल्स को डिनोट करती हैं और यह भी 4 भागों में बटा होता है। फर्स्ट नोटोकॉर्डल रीजन, सेकंड फोरगट रीजन और थर्ड सोमाइट रीजन और लास्ट जो फोर्थ होता है वो वेंट्रोलेटरल मीजोडर्मल एरिया। तो फर्स्ट जो होता है नोटोकॉर्डल रीजन में क्या होता है, ये डॉर्सल सरफेस पर होता है और नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन करता है। और सेकंड फोरगट रीजन में नोटोकॉर्ड के नीचे स्थित होता है और एलिमेंट्री कैनाल के एक्टोडर्म लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। थर्ड सोमाइट रीजन में यह भी नोटोकॉर्ड के दोनों ओर स्थित होते हैं और सेल्स का फॉर्मेशन करता है जो ट्रंक में पाई जाती हैं। इसी प्रकार जो लास्ट है वेंट्रोलेटरल मीजोडर्मल एरिया, ये क्या होता है, ये किडनी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और ब्लास्टोसील के मीजोडर्म लेयर का फॉर्मेशन करता है। इसमें जो लास्ट बच रहा है, यहाँ सबसे लास्ट में जो वेजिटल रीजन है, उसमें क्या होता है कि हाइपोब्लास्ट का बना होता है जो मैक्रो ब्लास्टोमियर्स का होता है और ये संभावित किसका फॉर्मेशन करता है, एंडोडर्म को डिनोट करता है। डायग्राम के द्वारा हम देखेंगे कि फेट मैप ऑफ एवियन ब्लास्टोला में क्या होता है। एवियन में जो जितने भी एवियन में जो एरिया पेलिसिडा की सेल्स होती है, उनमें क्या होता है, एक तो योक एब्सेंट रहता है और एरिया पेलिसिडा 2 सेल्स लेयर का बना होता है। तो डॉर्सल सरफेस पर जो होता है वो एपीब्लास्ट और वेंट्रल सरफेस पर जो होता है वो हाइपोब्लास्ट, और इनमें संभावित आरेख एपीब्लास्ट में पाया जाता है। एरिया पेलिसिडा का जो होता है एंटीरियर पार्ट, उसमें क्या होता है, एक्टोडर का फॉर्मेशन करता है और इसका जो पश्च भाग होता है, पोस्टीरियर पार्ट, वो मीजोडर्म का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा एरिया पेलिसिडा के मिडिल में जो होता है वो संभावित न्यूरल प्लेट सेल्स ट्रांसफर क्रेसेंट आकार के काय के रूप में भी पाई जाती हैं। इस प्रकार इसमें क्या होता है, न्यूरल जो प्लेट होती हैं उसकी जो सेल्स होती हैं वो पोस्टीरियर पार्ट में संभावित नोटोकॉर्ड सेल्स कर उपस्थित होती हैं और जो हाइपोब्लास्ट की सेल्स होती हैं वो एंडोडर्म का फॉर्मेशन करती हैं। फेट मैप ऑफ एम्फीबियन ब्लास्टोला जो है वो फेट मैप का लास्ट एनिमल्स के बारे में है। तो मैमेलियन ब्लास्टोला में क्या होता है उसको हम ये डायग्राम के देखेंगे, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखेंगे क्या क्या होता है। तो मैमेलियन के जो एम्ब्रियो होता है उसको स्टेन करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि क्या होता है, इनमें इनका जो डेवलपमेंट होता है वो यूट्रस के अंदर होता है, इसलिए इनको स्टेन करना कठिन है। और इनमें जो क्लीवेज होता है वो कौन सा होता है, होलोब्लास्टिक प्रकार का। और फिर भी ये जो एवियन के समान ही ब्लास्टोडिस्क का फॉर्मेशन करते हैं और ये ब्लास्टोडिस्क भी एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट में डिवाइडेड रहती है। तो हाइपोब्लास्ट से क्या होता है, एक्टोडर्म की ओरिजिन होता है और एपीब्लास्ट से एपिथेलियम, न्यूरल एक्टोडर्म, नोटोकॉर्ड और मीजोडर्मल फॉर्मेट होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि रेप्टाइल्स और एवीज के जो ब्लास्टुला होते हैं वो एम्फीबियन के सेम प्रकार के होते हैं।
डिफरेंट एनिमल के फेट मैप और ब्लास्टुला के बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, सेल लीनिएज। इसके बारे में देखते हैं सेल लीनिएज में होता क्या है। देखिए किसी भी अगर फर्टिलाइज एग में फॉर्मेट होने वाली सेल्स की ब्लास्टोमियर द्वारा विभाजित होकर जो स्पीसीज प्राप्त होती हैं वो सेल लीनिएज कहलाती है। इसमें क्या होता है, किसी भी टिश्यू या ऑर्गन की डेवलपमेंटल हिस्ट्री के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। ब्लास्टोमियर द्वारा क्या होता है, अलग अलग रिप्रोडक्टिव लेयर्स का फॉर्मेशन होता है और ये रिप्रोडक्टिव लेयर्स होती है वो डिफरेंट ऑर्गन का फॉर्मेशन भी करती है। मैक्सिमम ये देखा है कि किसी भी एग में जो निर्मित होने वाली सेल्स की संख्या निश्चित नहीं पाई जाती, लेकिन कुछ एलिगन्स वर्म में ब्लास्टोमियर्स की संख्या निश्चित होती है। इनमें क्या होता है कि 1600 ब्लास्टोमियर्स पाए जाते हैं और इन सभी ब्लास्टोमियर्स का फ्यूचर प्रीडिटर्मिनेटिव होता है। इसलिए इनमें क्या होता है कि सेल लीनिएज की स्थिति सुविधाजनक होती है। जहाँ पर अगर ब्लास्टोमियर की संख्या निश्चित होती है उनकी सेल लीनिएज की स्टडी करना भी हमें आसान लगती है। इसलिए किसी भी एनिमल में यदि उत्पन्न होने वाली सेल्स की संख्या निश्चित पाई जाती है तो यह लक्षण यूटेली कहलाता है। ये जो ब्लास्टोमियर की संख्या निश्चित होती है इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, सिडनी वार्मर ने बताया था। और उन्होंने स्पष्ट किया कि जो निमेटोड वर्म होते हैं उनमें किस ऑर्गन के फॉर्मेशन में कितनी संख्या में और कौन से ब्लास्टोमियर्स भाग लेंगे यह निर्धारित होता है। इसलिए यदि इस वर्म में कोई ब्लास्टोमियर डेस्ट्रॉय हो जाए तो उसकी सेल लीनिएज भी इफ़ेक्टिव हो जाती है। इसके बारे में सिडनी वार्मर ने ही बताया था। अब हम देखेंगे कि फेट मैप की क्या यूटिलिटी होती है। तो ये देखते हैं कि फेट मैप जो होते हैं वो सिग्निफिकेंस होते हैं, वो भी किस में, गैस रिलेशन में। तो गैस रिलेशन की जो मैकेनिज्म हो उसको समझने में भी इसकी उपयोगिता होती है। इसके अलावा ब्लास्टुला के जो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं इनकी सरफेस पर अरेंज रहते हैं और गैस्ट्रेशन के दौरान ये कंपोनेंट्स क्या करते हैं, ये एरियाज में उनके एग्जिस्टिंग पोजीशन में माइग्रेट होकर प्रोस्पेक्टिव पोजीशन पर वही आ जाते हैं। सभी को धन्यवाद। इस प्रकार हमारा आज का जो टॉपिक फेट मैप डिफरेंट एनिमल्स का, ब्लास्टुला का और सेल लीनिएज वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है।